गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले की क्लास में हमने पढ़ा था बायोग्राफी ऑफ टी.एस. इलियट। जैसे कि आपके सिलेबस में दिया गया है द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट की बायोग्राफी हमने कर ली। अब वन बाय वन हम उनकी पोम्स को पढ़ेंगे। जो द वेस्टलैंड है ना, नहीं, इसमें 5 पार्ट्स हैं। पोएम के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स है। और उसका फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? द बरियल ऑफ द डेड। ये हमारी पोएम है। पोएम को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो टाइटल है बरियल ऑफ द डेड कहाँ से लिया गया है, इसका क्या मतलब है। ये जो पोएम है ना, द बरियल ऑफ द डेड, इसका जो मेन थीम है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। ये पोएम पूरी फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट से बिल्कुल भरी हुई है। फुल ऑफ, लिख लेना, नोट्स बनाते चलना। फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स है इस पूरी पोम में। हमें कोई भी होप, एक नई आशा की किरण इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। ये जो टाइटल है ना, सबसे पहले कहाँ से लिया गया है? ये बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है, जो एंग्लिकन चर्च की है। क्या नाम है? बुक ऑफ कॉमन प्रेयर से उठाया गया टाइटल है ये, जिसका क्या नाम है? द बरियल ऑफ द डेड। इसमें कैसी पोएम है ये? फुल ऑफ नेगेटिव थॉट से भरी हुई एक पोएम है। इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियन फ्यूनरल सर्विस का ये एक पार्ट है। किसका? क्रिश्चियन फ्यूनरल सर्विस का ये एक पार्ट है। कहाँ से लिया गया है ये टाइटल? बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स से। नेक्स्ट ये क्या सजेस्ट करता है? इट सजेस्ट बोथ डेथ एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रीबर्थ। ये हमें डेथ के साथ साथ रीबर्थ का कंसेप्ट भी में भी इसका भरोसा है। किसमें? रीबर्थ में। डेथ अगर हमारी होगी तो हमारा नया जन्म भी होगा। नया जन्म होगा तो उस साइकिल को कंप्लीट करते हुए हमारी डेथ होगी। डेथ के बाद फिर हमारा रीबर्थ होगा, फिर हमारी डेथ होगी। इस कॉन्सेप्ट में टी.एस. इलियट का बिलीव है। नेक्स्ट इज मीनिंग है जो ये टाइटल का मीनिंग ऑफ द टाइटल क्या मीनिंग है? इलियट यूज्ड दिस टाइटल टू क्या शो करने के लिए? सो दैट मॉडर्न सोसाइटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इज स्पिरिचुअली डेड। क्या सजेस्ट करता है ये टाइटल हमें? कि ये पोम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई थी ना। कब पब्लिश होता है द वेस्टलैंड? बताओ। 1922 में बताया था। 1922 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 टू 1918। ठीक। स्पिरिचुअली डेड हो चुके थे। अभी नया नया अभी मतलब युद्ध हुआ है, सब कुछ विनाश हो चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है। इतने नेगेटिव चीज़ें होने के बाद किसी में कोई पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये पूरी पोम जो है ये स्पिरिचुअली डेड पर्सन को दिखाती हैं। क्या सिंबलाइज करती है ये पोम? सिंबलाइज द डेथ ऑफ होप एंड फेथ इन पीपल्स लिव्स। क्या सिंबलाइज करती हैं? कि होप लोगों में मर चुकी थी। उनके मन में हमेशा डर ही भरा रहता था। एंड फेथ इन पीपल्स लिव्स, डेथ ऑफ होप और फेथ इन पीपल्स लिव्स, ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या सजेस्ट करता है ये हमें? सजेस्ट दैट इफ देर इज डेथ। ये भी सजेस्ट करता है साथ साथ में, अगर यहाँ पे हमारा विनाश होगा, हमारी डेथ होगी, देर इज ऑल्सो ए चांस ऑफ रिन्यूअल। डेथ होने के बाद ही हमारे पुनर्जन्म के भी चांस होते हैं, हमारी न्यू लाइफ के भी चांस होते हैं। टी.एस. इलियट का क्या मानना था? अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी निश्चिंत है। हमारी मृत्यु होगी, हम खत्म होंगे, तभी तो नए जीवन का आगमन होगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट में उनका बिलीव है। इसका पोम के साथ कनेक्शन क्या है? बरियल ऑफ द डेड का क्या कनेक्शन है? ये जो सेक्शन है ना, दिस सेक्शन प्रेजेंट्स द वर्ल्ड एज ए बैरन लाइफलेस लैंड। इस सेक्शन में क्या प्रेजेंट किया गया है? कि सब कुछ बंजर पड़ा हुआ है। लोग भी चलते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन उनके थॉट से, उनके एक्ट से वो क्या लगते हैं? जैसे उनमें कोई लाइफ ही नहीं है, लाइफलेस दिखते हैं। लाइफलेस लैंड मतलब बंजर भूमि पड़ी, हर तरफ सूखा ही सूखा है। कहीं भी आपको ग्रीनरी, लोगों में होप, मतलब कुछ भी ऐसा पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी पूरी पोयम में।
नेक्स्ट इज स्प्रिंग यूजुअली ए सीजन ऑफ जॉय। हम स्प्रिंग को क्या मानते हैं? जब हमारी स्प्रिंग सीजन का की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, हम उसे किसका प्रतीक मानते हैं? खुशी का, जॉय का, एंड नई लाइफ का हम उसे मानते हैं प्रतीक, है ना? अपीयर्स हेयर एज ए सीजन ऑफ कनेक्शन, सीजन ऑफ कन्फ्यूजन एंड एंजाइटी। लेकिन यहाँ पोएट ने, टी एस इलियट ने, इस सीजन को कौन सा, स्प्रिंग का सीजन कौन सा होता है? अप्रैल मंथ होता है ना, अप्रैल। पतझड़ के बाद नई नई पत्तियां आती हैं, हर तरफ ग्रीनरी छा जाती है, तो कितना खुशनुमा वो जो एनवायरनमेंट उस टाइम का होता है। लेकिन टी एस इलियट ने इसको बेकार महीना माना है, सीजन ऑफ कन्फ्यूजन माना है, सीजन ऑफ एंजाइटी माना है इस महीने को, अप्रैल मंथ को। बाकी बहुत सारे पोइट हुए हैं जिन्होंने अप्रैल मंथ को बहुत अच्छा मंथ कह के बोला है। टी एस इलियट ऐसे पहले पर्सन है जिन्होंने अप्रैल को एक क्रूएलेस्ट मंथ माना है। ठीक, got it. Next, Eliot shows that culture and faith have collapsed in modern life. Modern life में जो एलियट है क्या शो करते हैं हमें? कल्चर एंड फेथ हैव कोलैप्स्ड। लोगों का जो कल्चर था भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद लोगों को अपनी जान बचाने के, आगे लाइफ में बढ़ने के टेंशन खाई जा रही थी, तो उनमें जो फेथ था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। एक नई जो होप होती है कि अपनी फैमिली को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे खुशी खुशी जिएंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, हर घर से मतलब कोई ना कोई आदमी युद्ध में जाने की वजह से वो उसकी डेथ हो गई थी, है ना, वो शहीद हो गई थी, वो मर गई थी उस टाइम पे, तो फैमिली में रह ही क्या गया था? कुछ नहीं रहा था। इसलिए उनके मोरल वैल्यूज हैं, उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के जो चांस है वो सोचते थे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब उनकी लाइफ में ख़त्म हो चुका था, तो फेथ उनमें बिल्कुल भी नहीं रहा था। ये मॉडर्न लाइफ को प्रेजेंट करती हैं। द सोसाइटी इज़ वेटिंग फॉर अ रीबर्थ और स्पिरिचुअल रिन्यूअल। सोसाइटी कहीं ना कहीं ये भी वेट कर रही थी कि दोबारा से कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब हम पहले की तरह अच्छे से अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएंगे, हम फिर से खुश होएंगे। ये भी थी रिन्यूअल का, स्पिरिचुअल रिन्यूअल भी का भी वेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये टाइटल का मतलब था। क्या क्या इस पोम में हमें पढ़ने को मिलेगा? सी फॉरगॉट टू आस्क फॉर एटर्नल यूथ। चलो आगे देखते हैं। एज ए रिजल्ट सी ग्रेव ओल्डर एंड ओल्डर, श्रिंकिंग अंटिल सी वॉज कैप्ट इन, ओ ये अलग से उठा लिया, सॉरी, आगे पीछे हो गया ये मेरे से। चलो आगे पढ़ते हैं। इस पोएम की अब स्टार्टिंग होती है, वो किससे होती है? वो एक पेज अलग लग गया था, इसको देखते हैं। वाई इलियट यूज दिस एपिग्राफ, आगे पीछे लग गया मेरे से, हाँ ये है। ओरिजिनल टेक्स्ट जो है इसकी जो स्टार्टिंग है वो इन लाइन से होती है, ये लाइन से, ये एपिग्राफ है इस पोएम का, जब शुरू होता है उससे पहले। नाम सिम्बेलम क्विडम, ये दूसरी लैंग्वेज है, ये लैटिन और प्लस ग्रीक, दो लैंग्वेज का इस इन 4-5 लाइन में यूज हुआ। किसका? लैटिन का और ग्रीक का। साइबिलम कौन है? ये एक सिबेलिम एक क्लेयरवोएंट है, उस टाइम की एक लेडी है जिसको गॉड अपोलो ने, गॉड अपोलो, पोम की स्टार्टिंग इन लाइन से होती है। सिबिलम कौन है? गॉड अपोलो ने इसको वो दिया था आशीर्वाद, क्या बोलते हैं उसको, बोन, एक तरीके से, कि तू कभी भी मतलब तू अमर है। सिबिलिम ने गॉड अपोलो से वरदान मांगा था कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, अमर रहूं, लेकिन जल्दबाजी में ये भूल गई कि जिंदा रहने के साथ साथ तू खुद को जवानी का वरदान भी मांग ले, है ना। अगर भाई हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, जैसे हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके जवान होते हैं, जवान के बाद हमारे में बुढ़ापा आता है, फिर हम मरते हैं, बुढ़ापा आता है ना। इसने अमर होने का वरदान तो मांग लिया लेकिन जवानी नहीं मांगी, जिसकी वजह से ये बूढ़ी होती जा रही थी, बूढ़ी होती जा रही थी। तो ये मतलब इसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी,
जो बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, बीमारियों ने इसको घेर लिया था, लेकिन इसने वरदान अपोलो से मांग लिया था कि ये हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे, मर भी नहीं सकती थी। अब इसकी कंडीशन ये ऐसी हो रही थी, ये भगवान से प्रे कर रही थी कि वो मर जाए मर जाए, लेकिन वरदान जो मिल गया वो कैसे वापिस हो सकता है। तो इसकी ऐसी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। और ये काम क्या करती थी सिबेलिम, एक ये क्लेयरवोयेंट थी। क्या थी? क्लेयरवोयेंट। नोट करते हुए चलना भाई। क्लेयरवॉयंट क्या होता है? जो भविष्य बताते हैं, टैरो कार्ड रीडर होते हैं, है ना। तो ये भविष्य बताती थी लोगों को। ये लाइन जो 4-5 लाइन है, ये कौन सी लैंग्वेज की लाइन अगर पूछ लिया जाए, लैटिन और ग्रीक की लैंग्वेज है। सिबेलियम कौन है? एक क्लेयरवॉयंट है। क्लेयरवॉयंट है। और इसको वरदान किसने दिया था? गॉड अपोलो ने दिया था। हो गया? समझ आ गया? ठीक, ये थी इस पोम की स्टार्टिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो पोएम है इसके बारे में मैंने डाल दिया है इसमें। आई सा, मैंने देखा, विद माई ओन आईज द सिबिल। सिबिल कौन है? ये सिबिलम को के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि वो कौन थी। ऑफ क्यूमी, सिबिल ऑफ क्यूमी, हैंगिंग इन अ जार। मैंने अपनी खुद की आंखों से उस सिबिल को, जिसने गॉड अपोलो से ये वरदान मांगा था कि मैं हम अमर अमर रहूं, मैंने उस लेडी को देखा जो एक जार में लटक रही थी, उल्टी उल्टा लटक रही थी। एंड व्हेन द बॉयज आस्क्ड हर, जब भी कोई लड़का आकर के उससे पूछता, सिबिल व्हाट डू यू वांट, तुम अब क्या चाहती हो, तब तो तुमने गॉड अपोलो से वरदान मांगा था अमर होने का, लेकिन आज तुम्हारी इतनी गंदी इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, अब तुम क्या चाहती हो? सी आंसर्ड, आई वॉन्ट टू डाई। वो हर किसी को एक ही आंसर करती, क्या? कि मैं मरना चाहती हूँ। क्यों? तब क्या हुआ था जब तो तूने अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन अब ये मरना चाहती है। इतनी इसकी मतलब बुरी से बुरी कंडीशन हो गई थी। तो ये थी पोएम की स्टार्टिंग और इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे द बरियल ऑफ द डेड की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अप्रैल को टी.एस. एलियट ने क्रूलेस्ट मंथ कह के बोला है। क्या बोला है? एक बहुत बेकार महीना होता है। चलो देखें पोएम, आप नोट्स बना लेना। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, टी.एस. इलियट ने बोला है ये अप्रैल का महीना सबसे बेकार महीना होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ पे हमेशा सर्दी रहती है ना, ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन 1-2 महीने ऐसे होते हैं जब थोड़ी सी, जैसे अपने ठंड में एक आधे दिन धूप निकलती है ना, वैसे ही वहाँ पे ये धूप निकलती है। इसी धूप को उन्होंने गर्मी कह के बोला है। तो ये अप्रैल का महीना सबसे बुरा महीना होता है। Breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire। ये देखो, ब्रीडिंग लाइलैक्स, जब अप्रैल का महीना आता है तो वहाँ पे अप्रैल में हल्की हल्की बारिश होती है, बारिश हो जाने की वजह से नए नए बीज जो धरती में पड़े हुए होते हैं कई दिनों से, उनको अगर बारिश मिल जाए तो वो फूट जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं ना, पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। तो अप्रैल महीने में जब हल्की बारिश होती तो जो लिलैक्स के फूल हैं, ये उस डेड लैंड से बाहर आ जाते हैं, उग जाते हैं। तो अगर देखा जाए, बारिश होने से जो बीज हम यूं ही पड़े थे, है ना, इनएक्टिव पड़े थे, उनमें जान आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये किसको सिंबलाइज करता है? एक नई होप को, रीबर्थ को, है ना। लेकिन पोइट क्या कहते हैं? मेमोरी एंड डिजायर, ये जो लाइन है ना, मेमोरी, नोट कर लो इसको, मेमोरी एंड डिजायर। लोग, मेमोरी किसको सिंबलाइज करता है? पास्ट को। मेमोरीज का क्या मतलब है? पास्ट। और डिजायर का क्या मतलब है? फ्यूचर। हम हमेशा रहते हैं अपने पास्ट में, जो अच्छा हमारे साथ हुआ, बुरा हुआ, उसको सोचते रहते हैं और अपने फ्यूचर की टेंशन रखते हैं। प्रेजेंट में कोई नहीं रहता, लेकिन हमें किस में जीना चाहिए? प्रेजेंट में जीना चाहिए। लोग अपने पास्ट और डिजायर फ्यूचर में फंस के रह जाते हैं। हम अपने आज को एंजॉय नहीं करते। स्टरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन।
स्टरिंग डल रूट्स, ये जो अप्रैल का महीना आ जाने से हल्की बारिश हो जाने की वजह से ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी डल रूट्स को स्प्रिंग रेन से क्या मिल जाता है, एक नई जान मिल जाती है। विंटर kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dry tubers. ड्राई ट्यूबर्स का क्या मतलब होता है? स्मॉल या ड्राई प्लांट्स, जो सूखे हुए प्लांट होते हैं। बारिश की वजह से डल रूट को में जान आ जाती है। विंटर कैप्टस वोम, टी एस इलियट कहते हैं कि नई लाइफ आने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोग बिल्कुल टूट चुके थे। हर तरफ अशांति का माहौल था। लोग रोबोट की तरह काम करते थे। जीवन एक तरह से खत्म हो गया था, लाइफलेस वर्ल्ड रह गया था और पीपल भी बिल्कुल लाइफलेस ही लगते थे। विंटर जो है ना, सर्दी हमें गर्म रखती है। जिस प्रकार से ठंड में हम कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, उसी प्रकार से विंटर में ये बर्फ जो है, विंटर में जो बर्फ गिरती है वो पूरे वर्ल्ड को ढक लेती है, हर चीज को ढक लेती है। उसी प्रकार से ठंड में ना हम अपने दुख दर्दों को भी भूल जाते हैं, है ना। तो यही कहा है टी एस इलियट ने, ठंड में हम अपने दुख दर्दों को उस बर्फ की तरह, जिस प्रकार बर्फ गिरती है और हर चीज को ढक लेती है, उसी प्रकार से ठंड में हम अपने दुखों को भी भूल जाते हैं। क्योंकि जब ठंड पड़ती है तो हमारा शरीर सुन्न हो जाता है ना, सुन्न हो जाता है तो हम हर चीज को भूल जाते हैं। इसीलिए टी एस इलियट ने विंटर को अच्छा सीजन बोला है, बजाय किसके, अप्रैल के। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी कुछ सोचना ही नहीं चाहता था, बिल्कुल मतलब उनकी होप खत्म हो गई थी। तो विंटर kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers। जो ये सूखे पड़े पेड़ पौधे हैं या सूखे बीज धरती में पड़े रहते हैं, और पड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं सोचते, इनएक्टिव रहते हैं। तो उस टाइम पे लोग इनएक्टिव ही रहना चाहते थे, कोई भी अपने पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहता था। पास्ट में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले का टाइम था तब लोग कितने खुश थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर ऐसा हुआ कि हर तरफ तबाही तबाही मच गई। लोग कुछ भी अब उसके बाद जीना नहीं चाहते थे। तो उनकी यादें हैं वो बिल्कुल भयानक हैं। लोग मतलब नम रहना चाहते हैं, सुन्न रहना चाहते हैं। उस ठंड में जिस प्रकार से हमारी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, वो सुन्न ही रहना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते उस अप्रैल मंथ में, जब एक नई लाइफ आती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है। वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। समर सरप्राइज्ड अस, समर हमें सरप्राइज करती हैं। कमिंग ओवर द स्टानबर्गिस विद अ शावर ऑफ रेन। अब ये इन लाइन में कुछ पूरी पोयम में अदर करेक्टर, मतलब पहली चार लाइन में कोई बोलेगा, अगली चार लाइन में कोई बोलेगा, अलग अलग कैरेक्टर को इसमें डाला गया है। समर सरप्राइज us coming over the Starnbergis with a shower of rain. We stopped in Colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and टॉक्ड फॉर एन आवर। एक लड़की है, एक लड़का है, वो जा रहे हैं, रास्ते में बारिश हो जाती है। बारिश हो जाने की वजह से वो कोलोनेड नाम की जगह पे रुक जाते हैं, जहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट में जाते हैं, इनटू ए होफ गार्डन नाम की एक जगह है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर दोनों बैठ करके क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। एंड ड्रैंक कॉफ़ी, वहाँ बैठ करके कॉफ़ी पीते हैं। एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, मौसम बड़ा रोमांटिक था। वहाँ पर बैठ के हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वहाँ पे बैठ के जब वो कॉफ़ी पीते हैं तो घंटों तक बात करते हैं। ठीक है, फॉर एन आवर तक वो बात करते हैं। बिन गार्केन रशियन स्टैम्ड ओस ल्यूटेन एस्ट डस एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन। देखिए ये लाइन है ना, फर्स्ट ये इसकी ये बीच की लाइन है। अदर लैंग्वेज आ गई ना इसमें। कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ है यहाँ पे? जर्मन लैंग्वेज है ये। कौन सी लैंग्वेज है? जर्मन लैंग्वेज। डाल लिखते चलना, ये जर्मन लैंग्वेज की लाइन है। ठीक, ये इसमें इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब रसियन, आई एम नॉट रसियन,
आई कम फ्रॉम लिथुआनिया, ए रियल जर्मन। वो खुद को क्या बोलता है, मैं जर्मन हूँ। आई एम नॉट रशियन, मैं रशियन नहीं हूँ। लिख लो इस लाइन को, आई एम नॉट रशियन, आई कम फ्रॉम लिथुआनिया, ए रियल जर्मन। इस लाइन का ये मतलब है। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, अब इन लाइन्स में कोई दूसरा कैरेक्टर आ गया। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे। सेइंग स्टेइंग एट द आर्कड्यूक, जब हम आर्कड्यूक के घर पे रुकते थे। माई कजन ही टुक मी आउट ऑन ए स्लेड, वहाँ पे मेरा एक कजन था जो मुझे स्लेड पर घुमाने ले जाता था। एंड आई वॉज फ्राइटन, मुझे उससे बहुत डर लगता था। ही सैड मैरी, कि कौन बोल रही है ये लाइन को, क्या नाम है कैरेक्टर का, मैरी। उसने मुझसे कहा, मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट, उसको डर लगता था ना स्लैड पे बैठने से, तो उसका जो कजन है उसको बोलता है कि मुझे टाइट पकड़ लो। एंड डाउन वी वेंट, हम नीचे जाएंगे। बर्फ बर्फ पे चलने का एक ये होता है स्लैड, तो हम ऊपर जाएंगे। इन द माउंटेन्स, कहाँ पे, माउंटेन्स में, बर्फ के पहाड़ों में। देयर यू फील फ्री, यहाँ पर जाकर के तुम खुद को फ्री फील करोगे। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कितना अच्छा सूदिंग होता है ना, तो वहाँ पर जाके तुम खुद को फ्री फील करोगे। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। आई रीड, अब ये लाइन देखो, ये है पास्ट में, अपने पास्ट को याद करते हैं मैरी यहाँ पे, लेकिन ये आई रीड प्रेजेंट टेंस में आ गया। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। मच ऑफ द नाइट, रात में। एंड गो साउथ इन द विंटर, और विंटर में कहाँ जाती हूँ, साउथ जाती हूँ। इस लाइन में वो बिल्कुल से अपना माइंड चेंज कर लेती है, और इन लाइन्स में वो कहाँ पे है, अपने पास्ट में, जब वो अपने कजन के साथ स्लैड पर जाती थी, है ना। तो जो ये है ना, फील फ्री फील करना खुद को माउंटेन में। इन द माउंटेन यू फील फ्री, बट दिस फ्रीडम इज ओनली टेम्परेरी, लेकिन ये फ्रीडम सिर्फ टेम्परेरी होती है। जैसे हम यहाँ हैं, अपने घर पे हैं, हमारे यहाँ तो पहाड़ पहाड़ है नहीं। अगर हम घूमने के लिए जाएं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पहाड़ों में हमें बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन हम हमेशा हमेशा के लिए तो पहाड़ों में नहीं रह सकते हैं। हमें वापस अपनी प्रेजेंट लाइफ में, जहाँ हम रहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ भी अपने घर पे रहते, घर तो आना ही पड़ेगा। तो ये खुशी ना टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। खुद को फ्री फील करने की ये क्या सजेस्ट करती है आपको, इट सजेस्ट नोस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, बट नो लास्टिंग हैप्पीनेस। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक, गॉट इट। ये पैराग्राफ आ गया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वट आर द रूट्स दैट क्लच, वट ब्रांचेज ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिस। सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन किसको कहा है यहाँ पे, जीसस क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ मैन जीसस क्राइस्ट को। व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, क्या ये जो रूट्स हैं पेड़ों की, ये हमेशा परमानेंट रहेंगी, क्या ये आगे ग्रो करेंगी। वट ब्रांचेज ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिस, ये जो हर तरफ तहस नहस हो गया है, डिस्ट्रैक्शन हो गया है, बंजर भूमि हो गई है, ये पथरीले सूखे पड़े मैदान में क्या किसी तरह की कोई ब्रांच ग्रो करेगी, किसी पेड़ की ब्रांच ग्रो करेगी। ग्रो करने का क्या मतलब है, क्या हमारा दोबारा से डेवलपमेंट होएगा, वैसे ही जैसे हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीते थे, हर तरफ लोगों के मन में एक होप थी, आगे बढ़ने की एक लालसा थी, क्या वो चीज़ दोबारा से हो पाएगी, जिस वो पूछते हैं यहाँ पे, क्या दोबारा से ऐसा होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने तो सब कुछ खराब कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, बैरन लैंड वहाँ पे होगी थी। यू कैन नॉट से और गैस, फॉर यू नो only a heap of broken images where the sun beats and the dead trees gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water out of, हो गया नहीं। यू कैन नॉट से, आप नहीं कह सकते, ना ही आप गैस कर सकते, आप कैसे गैस कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। फॉर यू नो, आज आपको पता है, ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, हर तरफ ब्रोकन इमेजेस देखने को मिलती है। ब्रोकन इमेजेस देखने का क्या मतलब है, लोगों
लोग जो हैं बिल्कुल लाइफलेस दिखते हैं। अब उनमें कुछ अच्छे विचार जो हैं मोरल वैल्यूज़ उनके गिर चुकी हैं। अच्छे विचार तो उनके अंदर रहे ही नहीं, है ना? जो रिलीजियस थिंकिंग होती है, भगवान में भरोसा उनका रहा ही नहीं। हाँ, लोग सिर्फ़ टूट गए हैं, टूटे हुए लोग ही आपको नज़र आएँगे। कोई किसी को बढ़िया सलाह सजेशन दे ही नहीं सकता। लोग मतलब इतने ख़त्म हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, उनके अंदर अब कुछ भी न नहीं रहा। वेयर द सन बीट्स एंड द डेड ट्रीज गिव्स नो शेल्टर। अब तो कैसी हालत हो गई है। लोग आदमी आदमी नहीं, पेड़ भी बिल्कुल सूख गए हैं। अगर आपको धूप में चलते चलते थक जाओ और आपको नीड है शेड में खड़े होने की, छाया में खड़े होने की, तो आपको पेड़ बिल्कुल सूख गए, उनके ऊपर पत्तियां ही नहीं रही, आप कहाँ खड़े होगे, है ना? द क्रिकेट नो रिलीफ। क्रिकेट एक वो होता है ना, एक कीट पतंगा होता है। यहाँ पे कोयल मोर की आवाज़ तो छोड़ो, कीट पतंगों की आवाज़ भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। मतलब सॉन्ग सॉन्ग आदमी कब गाते हैं, मतलब गाने कब गाता है, जब आदमी खुश होता है। खुशी यहाँ पे थी ही नहीं, तो लोगों की वो बढ़िया वॉइस तो कहाँ सुनने को मिलेगी। आपको तो यहाँ पे किसी क्रिकेट की आवाज़ भी, किसी कीट पतंगे की आवाज़ भी सुनने को नहीं मिलेगी, जिससे आपको रिलीफ फील हो। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर। बाई चांस यहाँ पे पानी आ जाए, पानी तो असल में तो है ही नहीं, सब सूख गया है, लेकिन जब बारिश भी आ जाए तो ये स्टोनी जो लैंड है, यहाँ पे उस बारिश की आवाज़ भी नहीं होगी। सब कुछ इतना ख़त्म हो चुका है कि किसी भी चीज़ की आपको आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। ओनली देयर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक। अब क्या कहाँ है टी एसिलिएट क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की शेड आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने के बढ़िया बढ़िया सजेशन दे, है ना? सब टूट चुके हैं। कोई ये तो नहीं, कोई ना, कोई यहाँ पे ऐसा पैसे वाला बंदा रहा ना, यहाँ पे ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो आपका डेवलपमेंट करने में आपकी मदद करे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो क्या है? रेड रॉक। रेड रॉक किसको सिंबलाइज करता है? रिलीजन को। अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को शांति देना चाहते हो, तो आप रिलीजन में भरोसा रखो, धर्म अपना लो, इस जीसस क्राइस्ट की छत्र छाया में आ जाओ। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, यहाँ पर अब देश में जो एक चीज़ रह गई है जो आपको सूद कर सकता है, जो आपको शांति दे सकता है, वो क्या है? रिलीजन है, धर्म है। इस धर्म के अंडर आप आ जाओ। एंड आई विल शो you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you। अब ये कहते हैं, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो सूरज हमारे सामने होता है, तब हमारी परछाई हमारे पीछे बनती है। परछाई पीछे बनने का क्या मतलब है? हमारे पास। और जब हम शाम के टाइम होते हैं, सूरज हमारे पीछे होता है, तब हमारी जो परछाई है वो हमारे आगे बनती है। आगे बनने का क्या मतलब है? वो किसको प्रेजेंट करता है? हमारे फ्यूचर को। और पीछे परछाई बनती है, वो किसको प्रेजेंट करेगा? हमारे पास्ट को। तो पीछे देखने के बजाय आप लाइफ में आगे बढ़ो। जो पीछे हो गया बुरा अच्छा जो भी हुआ, उसको छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ो, प्रेजेंट में रहो, ये कहना चाहते हैं। आई आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लोगों में जो डर है वो मुट्ठी भर है। अगर आप रिलीजन के, जीसस क्राइस्ट की में भरोसा रखोगे, रिलीजन में भरोसा रख के लाइफ में आगे बढ़ोगे, इससे आपके दिल दिमाग को शांति मिलेगी। अगर आपके दिल दिमाग को शांति मिलेगी तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ज्ञानी आदमी यहाँ पर अब नहीं बचा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के सजेशन देगा। तो इससे बढ़िया है कि आप किसके अंडर आ जाओ? रिलीजन में, भगवान में भरोसा रखो। अगर उसने हमारा डिस्ट्रैक्शन किया है तो वही हमारा रीबर्थ में हमारी मदद करेगा। दोबारा से हमें जीने की क्या मिलेगी? एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। डेड ट्री था यहाँ, डेड ट्री का मतलब नो शेड, कोई भी यहाँ पे
आपको छाया नहीं मिलेगी। क्रिकेट का क्या मतलब है? नो सॉन्ग। ड्राई स्टोन का क्या मतलब है? यहाँ पे नो वाटर। लाइफलेसनेस को दिखाता है। ये लाइन किसको दिखाती हैं? लाइफ लाइफलेसनेस को। मतलब कोई होप ही नहीं है लोगों में आगे बढ़ने की। फ्रेश, ये जो लाइन है लास्ट लाइन, फ्रेश वेट डेयर विंड डेयर हिम्मत जो, ये जो लाइन है ये कहाँ से टेकन की गई है? टेकन फ्रॉम अलग अलग राइटर के अलग अलग वर्क से उठा उठा के डाल रखी हैं टीएस इलियट ने अपने इन वेस्ट लैंड में। ये लाइंस टेकन फ्रॉम, कहाँ से टेक की गई हैं ये लाइंस? टेकन फ्रॉम एन ओपेरा ट्रिस्टन ट्रिस्टन ऑन, कुछ ऐसी लाइनें याद रखनी पड़ेंगी, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है इसकी। आइजोल्डे, ये नाम है क्या? ट्रिस्टन ट्रिस्टन एंड आइजोल्डे बाय, ये वर्क है ट्रिस्टन एंड आइजोल्डे बाय यहाँ लिख रही हूँ वैगनर। वैगनर की लाइन से उठाई गई ये लाइन है। इसका क्या मतलब है? फ्रेश ब्लोज द विंड, फ्रेश ब्लोज द विंड टुवर्ड्स होम, टुवर्ड्स होम। ठीक, ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यू गिव मी हयांसित फर्स्ट। अब देखो पहले के 3 पैराग्राफ हो चुके हैं, उनमें अलग अलग स्पीकर बोल रहा है। अब इसमें नए स्पीकर की एंट्री हो जाती है। यू गिव मी हयांसित फर्स्ट ईयर एगो। अब एक लड़की है, वो अपने लवर की यादों में खोई हुई है। वो याद कर रही है बैठे बैठे कि तुमने मुझे क्या दिया था 1 साल पहले। पढ़ रही है, वो बैठे बैठे पढ़ रही है। उसके शायद उसकी बुक में एक फूल, एक फ्लावर आ गया। जैसे हमें कोई रोज, रेड रोज दे दे तो हम उसको छिपा करके अपने बुक में डालते हैं, ऐसे ही वो बैठे बैठे पढ़ रही है, उसके सामने एक हयासिंथ का फूल आ गया। तो वो सोच रही है यू गिव मी हयासिंथ फर्स्ट। हयासिंथ के फ्लावर का नाम है। 1 साल पहले तुमने मुझे हयांसित का फ्लावर दिया था। दे कॉल्ड मी हयांसित गर्ल। जब सबको इस बात का पता चला कि तुम मुझे हयांसित फ्लावर देते हो, तब सारे लोग मुझे, मेरा नाम ही हयांसित गर्ल रख देते हैं, मुझे हयांसित गर्ल का कहने लग गए थे लोग। Yet when we came back late from the हयांसित गार्डन, वो याद कर रही है अपने उस खुशनुमा लम्हों को, पलों को, जब वो अपने लवर के साथ गार्डन में जाती थी, कॉफ़ी पीती थी, कैफ़े जाते थे। अपने उन दिनों को वो याद कर रही है, कैसे हम लेट लेट आते थे, हयांसित गार्डन में बैठे रहते थे। वो लव भरे मोमेंट्स को याद कर रही है। योर आर्म्स फुल, तुम्हारी बाहें भरी हुई थी। एंड यूर हेयर वेट, तुम्हारे बाल गीले हो चुके थे। आई कुड नॉट स्पीक, मैं कुछ भी नहीं बोल सकी। एंड माई आईज फेल्ड, मेरी आंखें बंद थीं। आई वॉज नाइदर लिविंग नो डेड, जब तुम मुझे छोड़ कर के गए, ना मैं जिंदा थी ना मैं मरी थी। एंड आई न्यू नथिंग लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, मेरे मन में एक आशा थी कि शायद तुम वापस लौट करके मेरे पास आओगे। द साइलेंस, वो चुप हो जाती है एकदम से, मन ही मन रोने लगती है कि कितने अच्छे दिन थे जब हम हयांसित गार्डन में जाते थे, वहाँ पे एंजॉय करते थे, लेट नाइट आते थे, देर देर तक वहाँ बैठे रहते थे। कितने अच्छे खुशनुमा पल थे जब हम दोनों एक साथ थे। लेकिन एक दिन कैसा होता है, तुम मुझे छोड़ करके चले जाते हो, और मुझे वेट है, कहीं न कहीं मेरे दिल को ये लगता है कि तुम वापस लौट कर के मेरे पास आओगे, मगर तुम मेरे पास नहीं आए। साइलेंस हो जाती है वो, चुप हो जाती है, मन ही मन याद करके अपने लवर को वो रो रही थी। ये हयांसित गर्ल का पैराग्राफ था। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाला कैरेक्टर है, उसका क्या नाम है? मैडम सोसोट्रीज। इस बरियल ऑफ द डेड में सबसे इम्पोर्टेंट है मैडम ऑफ सोसोट्रीज। ये क्या है? क्लेयर वोयंट है।
सिबिल नाम का जो फर्स्ट एपिग्राफ था उसमें सिबिल नाम की वो कैरेक्टर थी, वो भी क्लेयरवोयेंट थी ना, वहाँ से ही उठाया गया ये कैरेक्टर है। मैडम सोसोट्रीज फेमस क्लेयरवोयेंट थी। ये एक क्लेयरवोयेंट क्या होता है, जो भविष्यवाणी करती हैं। ये टैरो कार्ड रीडर थी। हैड ए बैड कोल्ड, उसे क्या हो गया है, ठंड लगी हुई है। फेमस क्लेयरवोयेंट है, भविष्य बताती है। और हैड ए बैड कोल्ड, और उसे ठंड लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, वो कॉमन पीपल हमारी तरह है, जैसे ही हम भी तो सीख सकते हैं भविष्य ये करना, टैरो कार्ड रीडर करना, या फिर जो क्या बोलते हैं इनको, प्रोफेसी करते हैं, ये चीज़ तो ये कॉमन पीपल ही थी मैडम सोसोट्रीज। नेवरदिलेस इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वीमेन इन यूरोप। यूरोप में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाने वाली वो लेडी उस टाइम की थी मैडम सोसोट्रीज। क्यों इंटेलिजेंट मानते थे, क्यों वाइजेंट मानते थे उसको, क्योंकि वो लोगों को टैरो कार्ड रीडर से उनका भविष्य बताती थी, एग्जैक्ट भविष्य बताती थी, इसलिए उसको बुद्धिमान वीमेन कह के बोला है। विद ए विक्ड पैक ऑफ कार्ड्स, वो अपने साथ क्या रखती हैं, पैक ऑफ कार्ड, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर है तो अपने साथ कार्ड तो रखेगी। हेयर सैड सी, यहाँ पे वो कहती हैं इज योर कार्ड, कोई उसके पास आया हुआ होगा, उसको उसका भविष्य वो बता रही थी। इज योर कार्ड द ड्रोन फनिशियन सेलर, तुम्हारा जो कार्ड निकला है वो डूबे हुए फिनिशियन, एक ग्रुप ऑफ सेलर था जो डूब के मर गया था पानी के जहाज में। फिनिशियन सेलर का कार्ड निकला है तुम्हारा, तो इसका मतलब तुम्हारा डिस्ट्रक्शन होगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। दोज आर पर्ल, क्या कार्ड है वो, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज लुक, जो लोग डूब गए थे, पानी में डूबने के बाद उनकी आंखें किसकी तरह दिख रही थी, मोती की तरह। ये कार्ड निकला है ऐसे लफन, क्या नाम था भाई इसका, ओहो ड्रोन फोनिशियन सेलर का, उसमें डूबती हुई आंखें मोती की तरह चमक रही हैं, मतलब ये कार्ड तुम्हारा निकला है तो तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। हेयर इज बेलेडोना, यहाँ पर अब एक बेलेडोना है, बेलेडोना द लेडी ऑफ द रोक्स, जिसको इस बेलेडोना को क्या कह के बोला है, बेलेडोना को क्या बोला है, लेडी ऑफ रोक्स। ये जो बेलाडोना है ना, ये सेक्सुअल टेम्पटेशन को रिप्रेजेंट करती है, किसको, सेक्सुअल टेम्पटेशन, सेक्सुअल टेम्पटेशन को प्रेजेंट करती है ये। लेडी ऑफ रोक्सिस को बोला गया है, लेडी ऑफ सिचुएशंस बोला गया है बेलाडोना को। हेयर इज द मैन विथ थ्री स्टेज एंड हेयर द व्हील, अब एक और कार्ड निकलता है थ्री स्टेज का, टैरो कार्ड थ्री स्टेज का एंड एक व्हील का, यहाँ पे निकलता है कार्ड, वो मतलब एक बैठी हुई है कौन, मैडम सोसोट्रीज, उसके पास कुछ लोग आए हुए हैं, वो उनकी टैरो कार्ड रीडर कर रही है, तो ये कार्ड निकल रहे हैं, ये कार्ड के नाम है थ्री स्टेव्स एंड व्हील। उससे पहले वो स्टोज क्या नाम था सेलर का, फिनिशियन सेलर का, ये जो, चल छोड़ इसको, आगे करेंगे, ये आगे आएगा ना उस पोएम में तब करेंगे इसको। हेयर द व्हील एंड हेयर इज द वन आइड मर्चेंट, फिर एक और कार्ड निकलता है, वो क्या है, वन आइड मर्चेंट का, एक आंख का मर्चेंट, एंड दिस कार्ड विच इज़ ब्लैंक, लास्ट में वो एक और कार्ड निकालती है, ये तो पहले ये थ्री स्टेव्स का, व्हील का, फिर वन आइड मैन मर्चेंट का निकलता है, लास्ट में एक और निकालती है, वो क्या, ब्लैंक निकलता है, उस पर कुछ भी नहीं था। इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, वो उसे अपने पीछे रख लेती है, वो उस कार्ड में कुछ भी नहीं निकला, मतलब वो बताना नहीं चाहती कि उसमें क्या था। विच आई एम फॉरबिडन टू सी, उस कार्ड को देखने से मुझे मना किया गया। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, मुझे हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन किसको बोला है यहाँ पे, जीसस क्राइस्ट को बोला है, किसको बोला हैंग्ड मैन, जीसस क्राइस्ट को, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को कैसे मतलब लटका के हैंग करके मारा गया था ना। फियर डेथ बाय वाटर, मुझे चेतावनी दी गई कि पानी से तुम सचेत रहना। फियर यहाँ पे डर है कि डेथ बाय वाटर, डेथ से ही तुम्हारी क्या होगी, मौत होगी। डेथ बाय वाटर इनका फोर्थ पार्ट है, 5 पार्ट है ना इनके वेस्टलैंड के, तो जो फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पोएम है, उसका नाम क्या है, डेथ बाय वाटर, वहाँ से उठाई गई ये लाइन्स हैं। ये मैडम सोसोट्रीज के बारे में बताया गया कि वो क्या थी।
फिर नेक्स्ट लाइन आई थी ओइड एंड लियर डैश मियर, ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। कौन सी लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई हैं लाइन्स हैं ये। और किसने? एक वैगनर नाम के राइटर हैं, उनके ओपेरा ट्रिस्टन एंड आइजोल्डे से ली गई ये लाइन्स हैं। पहले वाली लाइन भी आई थी ना जो मैंने लिखवाई थी, ट्रिस्टन एंड आइजोल्डे की ये लाइन्स हैं। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? ओइड एंड लियर डैश मियर, इसका क्या इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश मीनिंग क्या है? एम्प्टी डेजोलेट इज द सी, एम्प्टी एंड डेजोलेट इज द सी, इसका ये मतलब है। दिस लाइन कम्स फ्रॉम रिचर्ड वैगनर्स ओपेरा ट्रिस्टन एंड आइजोल्डे से ली गई लाइन सही है। इन द ओपेरा इट डिस्क्राइब्स द लोनलीनेस ऑफ द सी की लोनलीनेस को ये दर्शाता है। इलियट यूजेज इट हेयर एज अ सिंबल ऑफ द एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। इलियट यहाँ पे क्या इनका यूज क्यों करता है? ये सिंबलाइज करती हैं कि कैसे उस टाइम पे होलो वर्ल्ड रह गया था, एम्प्टीनेस था, मॉडर्न लाइफ में बिल्कुल खालीपन लोगों में था, सूखापन हर तरफ हमें देखने को मिलता है, कोई होप लोगों में नहीं है। अब लास्ट सेक्शन है अनरियल सिटी। देखो क्या बोला है? अनरियल। अनरियल सिटी किसको बोला है टी.एस. इलियट ने? लंदन को। लंदन को क्या बोला है? अनरियल सिटी, बेकार सिटी कह के बोला है। विजन ऑफ हेल्थ, अनरियल सिटी लंदन किसको दिखाता है? विजन ऑफ हेल, विजन ऑफ हेल। हर तरफ मरे हुए लोगों की के कंकाल तंत्र पड़े हैं, हर तरफ सूखा छाया हुआ है, कोई ग्रीनरी नहीं है, ना लोगों में कोई होप देखने को मिलती, उनकी आगे बढ़ने की चाहत भी उसके अंदर भी नहीं है। तो ये क्या है? एक हेल की तरह ये लंदन कैसा बन गया है? एक नर्क की तरह, एक हेल की तरह सिटी बन गई है, जहाँ हर तरफ हमें कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलती, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। अनरियल सिटी किसको बोला है? लंदन को बोला है। अंडर द ब्राउन फोग, ये जो लंदन है इसमें ब्राउन फोग, धुंधली फोग फैल गई है, सिर्फ गंदापन देखने को मिलता है। ऑफ ए विंटर डॉन के टाइम पे ब्राउन कलर की फोग फैल गई है। ए क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, लोग जो हैं जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो अपनी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, लोग काम पे जाते हैं, लोगों की एक भीड़ जो है लंदन के इस ब्रिज पे चलती है। सो मैनी, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह अपने अपने काम पे जाते हैं। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी, मुझे नहीं लगता कि डेथ ने इतने सारे लोगों को छोड़ा होगा। डेथ ने कुछ तो लोगों को ख़त्म कर दिया, कुछ जो बच गए जिंदा तो थे लेकिन लाइफलेस ही दिखते थे वो भी। इन लोगों की जो भीड़ है सुबह सुबह उस लंदन ब्रिज से होते हुए, ये सारे लोग रोबोट की तरह काम करते हैं, इनमें लाइफ देखने को तो मिलती नहीं, एक मशीन की तरह ये सुबह सुबह जाते हैं, काम करके वापस लौट आते हैं। किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं था। ब्रिज पे जब वो जाते हैं नीचे आंखें करते हुए इस ब्रिज को पार करते, अपना काम कंप्लीट करते, देन वापस अपने घर पे आ जाते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। सा साई sigh, short, unfrequent, were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet। जब ये सुबह सुबह काम पर जाते हैं, अपनी नज़र को नीचे झुकाए हुए, अपने पैरों की तरफ किए हुए, आह भरते हुए, फ्रीक्वेंटली सांसों को लेते हुए छोड़ते हुए ये डायरेक्ट अपने काम पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ऊपर तो नज़र उठा के कोई देखता ही नहीं है, ये सिर्फ रोबोट की तरह काम करने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, ये जो लंदन ब्रिज है ये कौन से नाम की जगह पे है? विलियम स्ट्रीट में है। ये विलियम स्ट्रीट से होते हुए उस हिल की तरफ जाते हैं अपने काम पे। टू वेयर सेंट मैरी वुल नॉट कैप द आवर्स विद ए डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ द 9। चर्च में एक घंटा होता है ना, उसमें टाइम बजता रहता है, जब सुबह के 9 बजने का वो जब घंटा बजता है तो लोगों को एकदम से याद आता है। वैसे तो वो लाइफलेस से नम से पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो चर्च का घंटा बजता है उनके माइंड में स्ट्रक करता है कि उन्हें काम पर जाना है और 9 बजे उनके काम का टाइम है। घंटा बजते ही उन्हें याद आ जाती है काम करने की और वहाँ से वो अपने काम पर चल पड़ते हैं। किसकी आवाज़ सुन के? सिर्फ उस 9 बजे का जो घंटे की जो आवाज़ होती है उसको सुन के भी उनको अपने काम की याद आती है और वो चलते हैं। देयर आई सा वन
देयर आई सा वन आई न्यू। इस भीड़ से होते हुए जब जा रहे थे तो मैंने यहाँ पे एक बंदे को देखा एंड स्टॉप्ड हिम, और मैंने उसे रोका। क्राइंग स्टेटसन, चिल्लाते हुए मैंने कहा स्टेटसन। जैसे हम कहीं जा रहे हो, कहीं हमें जान पहचान का आदमी दिख जाए, वो कहीं पे जा रहे हो तो हम उसे बोलते हैं ना चिल्ला के, स्टेटसन रुको। यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट मेली, तुम तो वही हो ना जो मेले नाम की जगह पे जो शिप में मेरे साथ थे। दैट कोप्स यू प्लग्ड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, तुम्हें याद है लास्ट ईयर जो एक लाश हमने तुम्हारे गार्डन में दफनाई थी, क्या तुम्हें वो याद है? विद अ डेड साउंड ऑन द फाइनल हो गया तो हैज बिगन। ये दैट कोप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, जो लाश हमने तुम्हारे गार्डन में दफनाई थी पिछले साल, हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट, क्या वो उग गई है? लाश कभी उगती है ना। तो वो ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? लाश दफनाने का मतलब जो हमारे मोरल वैल्यूज़, जो हमारे अंदर जो एक होप है वो ख़त्म हो गई थी, क्या वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा आया? क्या तुम्हें लगता है कि दोबारा से हमारा जो ये लंदन है ये दोबारा से रीग्रो करेगा, है ना, दोबारा से बढ़ेगा? क्या तुम्हें लगता है कब दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन होएगी, कब हम खुशी खुशी अपने जीवन को जिएंगे, कब होएगा ये चीज़ें? विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या तुम्हें होप है कि ये इसी साल फिर से ब्लूम करेगी? क्या इसी साल फिर से हम पहले की तरह अपनी लाइफ को, अपना देश जो है वो अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक पॉजिटिविटी के साथ क्या हम आगे इसी साल बढ़ जाएंगे? क्या तुम्हें क्या लगता है कब कैसे नॉर्मल सिचुएशन होएंगी? और हैज़ द सडन फ्रोस्ट डिस्टर्ब्ड इट्स बैड, और हैज़ द सडन फ्रोस्ट, एकदम सडन फ्रोस्ट ने उनको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, वो ऐसी बातें कर रहे थे तब। ओ कीप द डॉग फार हैंड्स, फिर वो कहता है अरे अरे उस डॉग को, उस कुत्ते को, उस आदमी को, उस लाश को जब हमने दफनाया था उस जगह से अपने कुत्ते को दूर रखना। दैट्स फ्रेंड टू मैन, क्योंकि कुत्ते जो तो होते हैं फ्रेंड होते हैं आदमियों को। अगर उसको पता चल गया यहाँ पे किसी की लाश तभी है तो वो कुत्ता उसको खोद निकालेगा दोबारा से, उसको खोद देगा तो वो लाश दोबारा से क्या नहीं कर पाएगी, उग नहीं पाएगी, उग नहीं पाएगी। ये किसको सिंबलाइज करता है? डॉग यहाँ पे कहीं ना कहीं डेविल को कहा गया है, कुछ ऐसी थिंकिंग को जिसकी वजह से दोबारा युद्ध होने के चांस थे। हमें उस दोबारा युद्ध होने की सिचुएशन को टालना है, उसको हटाना है, ताकि दोबारा से हम जो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आई उस चीज़ को दोबारा युद्ध हो गया तो लोगों के मन में फिर से मतलब आगे बढ़ने की चाह खत्म हो जाएगी, है ना। तो कहते हैं हमें पॉजिटिविटी को जिंदा रखना है, लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी किसी भी चीज़ को हमें दूर रखना है जो हमारे आगे प्रोग्रेस करने में हर्डल साबित हो। और with his nails he will dig it up again. You hypocrite lecture mourn सेम्बलेबल मोन फेयर। तो इन लाइंस में यही कहा है टी एस इलियट ने, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में तो हमें हर उस चीज़ को दूर रखना होगा, हर युद्ध होने की सिचुएशन को टालना होगा। ये चीज़ किसी एक बंदे को टी एस इलियट नहीं कहते, उन्होंने अपनी इस पोएम को लिखा है लोगों के लिए, ताकि लोग पढ़ें, उनको समझ आए कि युद्ध करने से सिर्फ मानव जाति का ही नहीं, मानव जाति का, पैसे का, या फिर वर्ल्ड का, हर चीज़ का डिस्ट्रैक्शन होता है। क्यों ना हम प्यार से रहें, युद्ध की स्थितियों को टालते हुए लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये पोएम थी जिसमें जो टी एस इलियट हैं उस टाइम के होपलेसनेस को, सोलोनेस को और डिस्ट्रैक्शन को, नेगेटिव थॉट्स जो लोगों के बीच में फैले हुए थे उनके बारे में टी एस इलियट बताते हैं। 20th सेंचुरी में क्या लोग सोचते थे, कैसी उनकी कंडीशन हो गई थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये पोएम उसके बारे में है। देन वो ये चाहते हैं कि उसकी पोएम में जब वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाएगा तो लोगों को कोई ना कहीं समझ आएगा कि युद्धों से कितना विनाश होता है, मतलब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस सिचुएशन को टालने के लिए वो लास्ट लास्ट में ये लाइन डालते हैं। ठीक है, डॉग किसको प्रेजेंट करता है, जो युद्ध होने की जो चांसेस हैं उनको बढ़ाते हैं, इस चीज़ को, इस युद्ध की सिचुएशन को हमें टालना है। तो ये थी तुम्हारी फर्स्ट पोएम बरियल ऑफ द डेड। इसके नोट्स बना लेना और पढ़ते जाना, एक दो बार सुन लेना। लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन समझ आ जाएगी, इतनी टफ वाली इसमें कोई बात नहीं है। थैंक यू गाइज।